नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल LLS विथ SS पे। आज मैं कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर जीवों में जनन की अगली वीडियो लेकर आई हूँ, लैंगिक जनन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लैंगिक जनन क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। वैसे पिछली वीडियो में मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा बहुत समझाई थी, लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है ये आपको मैं फिर से बता देती हूँ। लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा संतति का निर्माण होता है। लेकिन इसमें संतति निर्माण जो होता है वो निर्माण दो युग्मकों के मेल से होता है, नर एवं मादा युग्मक के मेल से। जब नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है तब जाकर एक आकृति तैयार होती है और उस आकृति को कहते हैं युग्मनज, जायगोट। और इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। लैंगिक जनन लगभग सारे जीवों में होता है, लेकिन ये उच्च वर्गीय जीवों में एकमात्र विधि है। यह सिर्फ उच्च वर्गीय जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है। बाकी निम्न वर्गीय जीवों में अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो जीवों में होती है वो जीव में नर एवं मादा युग्मक दोनों युग्मक एक ही शरीर में भी बन सकते हैं या अन्य शरीर में भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं इस पृथ्वी पर जिसके शरीर में नर एवं मादा दोनों ही युग्मक का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है द्विलिंगी या फिर हर्माफ्रोडाइट। और कुछ ऐसे जीव हैं, लगभग जीव हैं जिसमें कि नर एवं मादा दोनों अंग अलग अलग शरीर में पाया जाता है और नर एवं मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग शरीर में होता है। उसे कहते हैं डायओसियस। जैसे इंसानों में जिसकी शरीर की आकृति भिन्न होती हो उसे कहते हैं डायओसियस, यानी एक लिंग शरीर उसको कहा जाता है। देखिए, लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, परंतु उच्च वर्गीय पौधों तथा जंतुओं में यह जनन की एकमात्र विधि है, जो मैं भी आपको पहले ही बता चुकी। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले यानी नर एवं मादा लिंग वाले जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक, युग्मक एक कोशिका है जो कोशिका नर शरीर एवं मादा शरीर से बनकर तैयार होता है, जिसके निषेचन से ही युग्मनज का निर्माण होता है और वह युग्मनज विकसित करके आगे संतति का निर्माण करता है। नर एवं मादा युग्मक यानी गैमेट कहते हैं उसको, बनाए जाते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संगलन यानी फ्यूजन, यानी नर और मादा दोनों का जब संलयन होता है उससे फ्यूजन से युग्मनज, जायगोट बनता है। यह विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है। नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के गैमेट यानी युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं कहने का अर्थ यह है कि नर एवं मादा युग्मक जो है वह एक कोशिका है, तो कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है। तो कोशिका से जब कोशिका बनती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक अर्धसूत्री प्रकार का और एक सूत्री प्रकार का। अर्धसूत्री प्रकार में क्या होता है कि जब कोई कोशिका पूर्ण संख्या वाली गुणसूत्र वाली कोशिका होती है, उस कोशिका से आधे गुणसूत्र वाली कोशिका तैयार करना। और सूत्री विभाजन होता है जिसमें वैसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या पूरी हो और पूरी गुणसूत्र की संख्या से उतनी ही समान संख्या वाली गुणसूत्र वाली कोशिका उससे निर्मित होती है, तो उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो नर एवं मादा युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है, जिसमें कि पूर्ण संख्या वाली कोशिका टूटकर आधी गुणसूत्र में बदलती है, जिसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है।
मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको पता होगा कि इंसानों में 46 यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो अगर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, तो वो गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वह 23 गुणसूत्र वाला कोशिका बनकर तैयार होगा और यह नर युग्मक या मादा युग्मक बनकर तैयार होगा। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंड यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब बनकर तैयार होता है, तो मादा युग्मक को अंड कहा जाता है और नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। तो यह लिखा है कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंड तथा शुक्राणु में केवल 23 क्रोमोसोम गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जो मैं पहले आपको बताई। जब नर और मादा युग्मक का निषेचन हो जाता है तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो जब 23 गुणसूत्र वाला नर युग्मक 23 गुणसूत्र वाले अंड से निषेचित होता है, तो जो युग्मनज बनकर तैयार होता है, जो जाइगोट बनकर तैयार होता है, उसमें वापस फिर 46 क्रोमोसोम आ जाता है और वह 46 क्रोमोसोम से आगे चलकर इंसान के संतति का निर्माण होता है, जिसमें पुनः क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। इस प्रकार संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक जीव के समान हो जाती है। जो भी जनक थे, जो इस संतति का निर्माण कर रहा है, उसको जनक कहते हैं। उस जनक में 46 क्रोमोसोम था और वापस फिर इसमें 46 क्रोमोसोम हो गया। इस क्रम में संतति में दोनों जनकों की कुछ विशेषताएं मिश्रित होती हैं। उसमें नर से आए हुए कुछ गुणसूत्र होते हैं, मादा से भी आए हुए कुछ गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र दोनों से आए हुए होते हैं, तो संतति में उनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ लक्षण नर के दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण मादा के दिखाई पड़ते हैं। तो यह जो है लैंगिक जनन के वजह से ही हम लोग विभिन्नताएं देख पाते हैं जीवों में और विभिन्नताएं आती है। अगर सिर्फ अलैंगिक जनन प्रक्रिया से संतति का निर्माण होता तो हमें किसी तरह की भिन्नता नजर नहीं आती। लेकिन लैंगिक जनन में जब नर और मादा दोनों से ही गुण आते हैं, तो नए गुणों का निर्माण होता है और जो संतति की निर्मित होता है, वो सिर्फ कुछ लक्षण माता पिता से मिलते हैं, कुछ लक्षण सिर्फ नर और मादा से मिलता जुलता है, बाकी उसकी अपनी अलग ही लक्षण होती है और इस तरीके से वो एक दूसरे से अपने जनक से भिन्न होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ गुणसूत्र लिख कर रखी हूँ, कुछ जिसकी पूरी संख्या होती है और फिर वो आधी कितनी होती है। जब पूरी संख्या होती है तो उसको द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉइड, और जब आधी संख्या उसकी होती है तो उसे अगुणित कहते हैं, हैप्लॉइड। यहाँ पे कटा हुआ है, हैप्लॉइड कहा जाता है। जैसे प्याज के कोशिका में पूरी संख्या जो होती है, द्विगुणित संख्या जो होती है डिप्लॉइड, वो 32 होती है। जब वो अर्धसूत्री विभाजन करके कोशिका तैयार होती है तो यह संख्या आधी हो जाती है, अगुणित संख्या बनती है 16। आलू में 48 जो आधी होकर 24 बचती है। सेब में 34 होता है, जो बाद में आधी होकर वह 17 कोशिका में बच जाती है। और ऐसे कई इस धरती पे जीव जंतु हैं। जितने इस धरती पे जीव जंतु पाए जाते हैं, सब में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। आपको जिसके भी बारे में जानना है, आप गूगल पे जाकर उस गुणसूत्र के बारे में जान सकते हो। इस द्विगुणित डिप्लॉइड गुणसूत्र जो होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे 2n कहते हैं। 2n से उसको लिखा जाता है और जब संख्या आधी हो जाती है, अगुणित होती है, तो उसे सिर्फ n से लिखा जाता है। n कहने का मतलब यहाँ पर आप अगर 16 लिखते हो वहाँ, तो ये 16 है। और इस 16 को n मतलब आधी संख्या वाली, तो यहाँ अगर 16 लिखते हो, उसमें 2 गुना कर देते हो तो वो 32 बन जाता है। तो द्विगुणित जो हो गया वो 2n हो गया और जो 16 जो है वह जो अगुणित होगा वो n होगा और जो द्विगुणित होगा वह 2n होगा।
आगे देखिए। किसी भी जीवों में जो लैंगिक जनन होता है, वह लैंगिक जनन सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। यानी कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, वह लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 अवस्था में पूरी होती है। किसी भी जीवों में अगर लैंगिक जनन होता हो तो उसमें यह 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, फिर निषेचन की घटना होती है और निषेचन पश्चात घटनाएं होती है। कहने का मतलब कि मैं जब आपको बताई लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है। नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है और उससे फिर युग्मनज बनकर तैयार होता है और वह विकसित होकर संतति का निर्माण करता है। यह लैंगिक जनन है। तो नर और मादा युग्मक के निषेचन से पहले, निषेचन के पूर्व क्या होना जरूरी है, उसकी घटनाएं, फिर जब निषेचन हो जाएगा वह कैसे होता है, उसमें क्या चीजें होती है वह, और जब वो निषेचन हो जाएगा, जब वो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वह निषेचन पश्चात घटनाएं कहलाती है। जब निषेचन से पहले की घटना होती है, निषेचन जब नहीं हुआ है उससे पहले क्या होता है, उससे पूर्व क्या होता है, उसकी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। और फिर निषेचन जब होता है उस दौरान क्या होता है, वो निषेचन की घटना कहलाती है। फिर जब निषेचन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वह निषेचन पश्चात घटनाएं कहलाती है। और इन 3 अवस्थाओं में लैंगिक जनन प्रक्रिया पूरी होती है। तो चलिए मैं पहले आपको निषेचन पूर्व घटनाएं समझाती हूँ। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या है कि आप जानते हो कि नर और मादा युग्मक का निषेचन होगा, यानी नर और मादा युग्मक का निषेचन होगा तभी लैंगिक जनन होगा। तो ये नर और मादा युग्मक का बनना, उसका निर्माण होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो निर्माण होगा तभी यह वो निषेचन कर सकता है। तो निर्माण की प्रक्रिया वो पूर्व घटनाएं कहलाएंगी। और फिर जब वो निर्मित हो जाएगा तो वो नर और मादा युग्मक का निकट आना भी जरूरी है, जिससे कि निषेचन संभव है। तो युग्मक का स्थानांतरण जरूरी है। तो निषेचन पूर्व घटना में 2 अवस्था आती है, एक युग्मक जनन की और एक युग्मक स्थानांतरण की। तो युग्मक जन्म कैसे होता है और युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, मैं इसको डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो आगे आप देखिए। निषेचन पूर्व घटनाएं, गैमेट्स यानी युग्मक, युग्मक के संयोजन से पूर्व की सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। इसमें युग्मक गैमेट का बनना तथा उसका स्थानांतरण दोनों ही सम्मिलित है। युग्मक के बनने की प्रक्रिया युग्मनज कहलाती है। युग युग्मक जनन कहलाती है। वो जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है उसको युग्मक जनन कहते हैं। वह युग्मक बनता है और इस वजह से उसका निर्माण होता है, तो इस वजह से वो युग्मक जनन कहलाता है। अगर वो नर में युग्मक का निर्माण हो रहा है, तो मैं पहले बताई नर में जो युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहते हैं। तो नर में अगर युग्मक बन रहा है तो उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। अगर यह युग्मक जनन मादा में हो रहा है तो उसमें अंड बनता है, इस वजह से उसे अंडाणु जनन कहते हैं। युग्मक जनन में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं, दोनों युग्मक अगुणित होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो वह अगुणित होता है। अब युग्मक की बात आ रही है तो आप देखिए युग्मक 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है आइसोगैमेट्स यानी समयुग्मक, एक एनिसोगैमेट असम युग्मक, हेट्रोगैमेट्स विषम युग्मक। तो ये असम युग्मक, सम युग्मक, विषम युग्मक ये है क्या, आप इसे देखिए। पहले तो एक मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी में अगर किसी शब्द के आगे ए या एन लगाते हो, ए या एन लगाते हो तो उसका मतलब होता है नहीं। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे ए या एन लगाते हो तो उसका मतलब होता है एक।
लेकिन बायोलॉजी में अगर ऐसा आप करते हो, किसी शब्द के आगे ए या एन लगाते हो, उसका मतलब होता है नो, नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए आइसोगैमेट, आइसोगैमेट, उस यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है आइसोगैमेट, लेकिन इसके पहले ए एन एन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप आइसोगैमेट के पहले एन लगा दिए, एन आइसोगैमेट हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए आइसोगैमेट मतलब समयुग्मक और एन आइसोगैमेट मतलब असमयुग्मक, यानी कि आइसोगैमेट नहीं होना, समयुग्मक नहीं होना, इसका मतलब होता है नो। और एक होता है हेट्रोगैमेट्स, विषम युग्मक। ये क्या होता है इसे मैं बता देती हूँ। आइसोगैमेट समयुग्मक कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें कि नर एवं मादा युग्मक का जब निर्माण होता है तो वह नर और मादा दोनों ही युग्मक बिल्कुल एक समान दिखता है, उसकी आकृति भी बिल्कुल एक जैसी होती है और उसकी जो शारीरिकी होती है वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है। तो आप उसे देखकर नहीं बता सकोगे कि यह नर युग्मक है या मादा युग्मक है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें नर और मादा युग्मक बिल्कुल एक समान बनता है, जिसे आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। और एन आइसोगैमेट में होता है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें कि नर एवं मादा युग्मक देखने में बिल्कुल एक जैसा होता है, पर मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आप आसानी से पहचान लोगे कि नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है। वो दिखता बिल्कुल एक जैसा है, आकृति एक जैसी होती है, लेकिन उसकी साइज भिन्न होती है, तो उसे कहते हैं असम युग्मक। और बहुत सारे जीव हैं, लगभग उच्च वर्गीय जंतु हैं जिसमें कि नर एवं मादा युग्मक दोनों ही बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न होती है, जिसकी आकृति भी भिन्न होती है और उसकी शारीरिकी भी भिन्न होती है, बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न होती है, जिससे आप आसानी से पहचान लोगे कि इसमें नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है। ये देखिए, ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी, आइसोगैमेट किसे कहते हैं, एनाइसोगैमेट किसे कहते हैं और हेट्रोगैमेट किसे कहते हैं। अब आगे देखिए, जंतुओं तथा मनुष्यों में नर युग्मकों को शुक्राणु तथा मादा युग्मक के को अंड कहते हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ पादप जीव जो हैं, वो जो पादप हैं और या फिर बहुत सारे फ्यूकस, यानी फ्यूकस कुछ फंगस होते हैं, कवक होता है, उनमें नर युग्मक को पुमणु कहा जाता है, एंथेरोजोइट कहा जाता है। आप शुक्राणु जो बोलोगे वो ये मुख्य तौर पे शुक्राणु शब्द का इस्तेमाल जंतुओं में किया जाता है, लेकिन किसी कवक या पौधे के लिए वो शब्द जो है नर युग्मक को पुमणु कहा जाता है। और अगर आप मादा युग्मक को पौधों में या कवक में कहोगे तो उसे एग अंड कहते हैं। ये भिन्नता होती है। ये ओवम यानी एग, जो ओवम होता है और स्पर्म होता है, ये स्पेशली जो मुख्य तौर पे है वो जंतुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो अंड, एग और एंथ्रोजोइड है, ये पौधों एवं कुछ कवक में यह किया जाता है। जंतुओं तथा मनुष्य में नर युग्मकों की उत्पत्ति नर जनन अंग अर्थात वृषण, टेस्टिस से होता है। ये जंतुओं तथा मनुष्यों की बात हो रही है कि वो जो युग्मक का निर्माण होता है नर और मादा युग्मक का, तो नर युग्मक का निर्माण जो होता है वो नर जनन अंग से होता है, जिसे वृषण कहा जाता है, इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं उसे। और अगर आप मादा युग्मक की बात करते हो तो मादा युग्मक की उत्पत्ति जो होती है मादा जनन अंग से होती है, और मादा जनन अंग को अंडाशय, ओवरी कहते हैं। ये चीज़ें उसमें होती है। पौधों में जो नर युग्मक का निर्माण होता है वह नर युग्मक को लघु बीजाणु कहते हैं, या वो जो परागकण में जाकर बनता है, लघु बीजाणु जो होता है वो परागकण कहलाता है, उसमें उसकी वो युग्मक कहलाता है। और इस युग्मक की उत्पत्ति जो होती है वो
पुंकेसर में होती है। ये पुंकेसर क्या है ये आपके अगले चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी कि पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं। और मादा युग्मक को अंड कहा जाता है, उसे ओवम कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति स्त्री केसर यानी पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल पिस्टिल में होती है। पिस्टिल एक मादा जनन अंग है जो कि पुष्प में पाया जाता है। पुंकेसर एक नर जनन अंग है जो पुष्प में पाया जाता है, जिसमें लघु बीजाणु नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा में, स्त्री केसर में मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। से अंडाशय, ओवरी, वहाँ पे ओवरी में उसका निर्माण होता है। ये तो बात हो गई युग्मक जनन की। अब अगर युग्मक जनन हो चुका है, अगर युग्मक की उत्पत्ति हो गई है, नर और मादा युग्मक का निर्माण हो गया, तो दोनों का निकट आना अति आवश्यक है ताकि निषेचन संपन्न हो सके। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नर युग्मक जो होता है वो सिर्फ चलनशील होता है, मादा युग्मक चलनशील नहीं होती है। जहाँ मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक वहीं पर रहता है, वो इधर उधर बाहर किसी माध्यम में वो इधर उधर जा नहीं सकता। जहाँ पर निर्माण होता है वो वहीं रहता है। तो नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक तक पहुँचता है, कुछ माध्यम के मदद से। कुछ जल माध्यम हो सकता है, और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जिसके माध्यम से वो वहाँ नर युग्मक तक, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो उस प्रक्रिया को ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यह बहुत जरूरी प्रक्रिया है जो कि होना जरूरी है निषेचन के लिए, लैंगिक जनन पूरी होने के लिए। युग्मक स्थानांतरण जो है वह आप देखिए, जो बात मैं बताई वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। नर तथा मादा युग्मकों के बनने के बाद उनका कायिक रूप से यानी शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट आना आवश्यक है। ये युग्मक एक दूसरे से संगलित होकर युग्मनन, युग्मनन कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन, दोनों जब निषेचन करेंगे, निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, मोटाइल, तथा मादा युग्मक स्थानबद्ध, स्टेशनरी, यानी जिस जगह वो बनती है वो वहीं पर रहती है, स्थान पर ही वहीं रहती है। कुछ शैवालों तथा कवक में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक चलनशील होते हैं। कुछ कुछ जीवों में ऐसा होता है, दोनों ही चलनशील होते हैं। तो वो ऐसा संभव सिर्फ बाह्य निषेचन में होता है। बाहर जब शरीर से बाहर निषेचन होती है तो उसमें नर और मादा दोनों युग्मक चलनशील होते हैं ताकि वो दोनों आपस में निषेचन कर सकें। चलनशील युग्मकों को गति प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये चीजें हैं। तो वो तो स्थानांतरण की बात हो गई। अब आगे देखिए निषेचन। निषेचन क्या होता है? यह बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। निषेचन पूर्व की प्रक्रिया जो थी वो मैं आपको समझा दी, जो कि युग्मक जनन होना जरूरी होता है, फिर युग्मक का स्थानांतरण होना जरूरी होता है। तो आपने वो दोनों अवस्थाएं पढ़ ली। तो युग्मक स्थानांतरण जब हो गया तो फिर क्या होगा? युग्मक स्थानांतरण के पश्चात निषेचन की घटना होगी। तो निषेचन क्या होता है, आप देखिए। निषेचन उसी प्रक्रिया को कहते हैं जब नर और मादा दोनों युग्मक संलयित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन एवं एक अंतःनिषेचन। बाह्य निषेचन वैसे जीवों में होता है, ज़्यादातर ये जलीय जीवों में होता है, मछलियों में, कुछ उभयचरों में। उभयचर कहने का मतलब जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हो, जैसे मेढक वगैरह, उन लोगों में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य जो होता है यानी नर और मादा युग्मक का निषेचन जो होता है वो शरीर से
मादा शरीर के बाहर होता है, पानी में होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और जितने भी उच्च वर्गीय जीव हैं जो मुख्य तौर पर जमीनीय जीव हैं जो जमीन पर रहते हैं, उसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अंतःनिषेचन होती है। अंतःनिषेचन कहने का अर्थ यह है कि जो नर और मादा युग्मक का संलयन होता है वो मादा शरीर के भीतर होता है, उसे अंतःनिषेचन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इसे देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। पुष्पी पौधों, जंतुओं, शैवाल, कवक तथा मनुष्य के लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। निषेचन की प्रक्रिया में दो युग्मकों का युग्मन होता है। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन, यानी आप उसको इंग्लिश में सिंगैमी भी कह सकते हो, जब दोनों का संलयन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी भी कहा जाता है। युग्मन संलयन में दो युग्मक गैमेट यानी दो युग्मक के केंद्रक आपस में युग्मन करते हैं, और जो युग्मक गैमेट के युग्मन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज बनता है। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। युग्मक संलयन नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, यह जो वाक्य है आप इसको ध्यान से समझिए। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मैं आपको समझाई कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक दोनों का निषेचन होता है, तब जाकर संतति का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं इस धरती पे जिसमें कि नर और मादा युग्मक का निर्माण तो होता है लेकिन उसका निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन के ही बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें बिना निषेचन के ही वो उसमें से संतति का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जीव को अनिषेक जीव कहते हैं, और इस प्रकार से निर्मित जीव, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। उसमें बिना निषेचन के ही संतति का निर्माण हो जाता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कुछ छिपकलियां हैं, कुछ रोटिफर्स हैं, इन सब में ऐसा होता है। मधुमक्खियों में ऐसा होता है। कुछ उदाहरण यहाँ आपको आगे भी मिलेगा। इसके कुछ उदाहरण मधुमक्खी है, रोटिफर्स है, पक्षी है। पक्षी में सारी पक्षियों की बात नहीं हो रही है, खास प्रकार के पक्षी है, टर्की पक्षी कहते हैं। कुछ छिपकलियों में ये प्रक्रिया होती है जिसमें कि नर और मादा युग्मक बनता जरूर है लेकिन उसमें निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन के ही वह युग्मक विकसित होकर जो है वह संतति का निर्माण कर देता है। उस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इन जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होने लगता है। जो पार्थेनोजेनेसिस है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तरीके का और एक कृत्रिम तरीके का। वो प्राकृतिक तरीके से बहुत जीवों में होता ही है, लेकिन कुछ इंसान मनुष्य जानबूझकर अपने जरूरत के लिए भी यह करते हैं, तो एक उसे कृत्रिम कहा जाता है, वो कृत्रिम ढंग से होता है। और मैं आपको निषेचन के बारे में पहले ही बताई कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। ये चीजें इसमें होती है। बाह्य निषेचन क्या होता है ये मैं परिभाषा आपको समझा दी थी पहले ही, अब आप इसे थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे जलीय प्राणियों, शैवाल, मछली, मेढक, जेलीफिश, सी स्टार, सीप आदि, इन सबों में ऐसा होता है। इन प्राणियों में युग्मक संलयन जल में होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं। जब उसका निषेचन होना होता है तब ऐसे जीवों में नर और मादा युग्मक एक ही समय में जल में विसर्जित होता है। वे समकालीनता प्रदर्शित करते हैं, कहने का मतलब वो एक ही समय में जो निकलता है, जो विसर्जित होता है पानी में, तो इस वजह से उसे समकालीनता कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में निषेचन एक संयोग है। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में जो निषेचन एक संयोग है, वाकई ये एक संयोग है। पानी के माध्यम से निषेचन होता है तो निषेचन हो भी सकता है, नहीं भी, और बहुत सारे युग्मक उसमें निकालने पड़ते हैं। लाखों में युग्मक है तो कुछ हजारों में ही सिर्फ निषेचित हो पाते हैं। यह एक संयोग है। इसलिए निषेचन को सफल बनाने के लिए नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक बड़ी संख्या में जीव द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ जो है नष्ट हो जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में युग्मक बनकर तैयार होता है। एक सीप एक ऋतु में 100 मिलियन अंडे देती है। इनमें से केवल कुछ ही अंडे निषेचित हो पाते हैं, कुछ ही निषेचित हो पाते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बताई। मेढक तथा बोनी फिश, बहुत बोनी फिश कहने का मतलब जिस मछली में रीढ़ की हड्डी होती हो उसमें, उसे बोनी फिश कहते हैं, में बड़ी संख्या में संतति ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। चूंकि ये संतति बाह्य वातावरण में विसर्जित होकर रहते हैं, इनकी संतानों की शिकारियों द्वारा शिकार होने की संभावना अधिक रहती है। इस कारण इनकी पैदा हुई सभी संतानों की उत्तरजीविता पर खतरा मंडराता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सारे जो लाइंस लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह इसका एक हानि है। कभी कभी आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बाह्य निषेचन की क्या हानियां हैं, तो आप ये हानियां बता सकते हो। ये चीजें हो जाती है हानियां। आगे देखिए क्या लिखा है। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी ये आपको अंतर निषेचन के बारे में बता रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो बाह्य निषेचन था, तो मैं आपको पहले बताया 2 प्रकार होता है, एक बाह्य और ये एक अंतर। तो वो बाह्य निषेचन था, ये अंतर निषेचन है। तो अंतर निषेचन क्या होता है? जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है, तब इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन यानी अंतर निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे उच्च वर्गीय श्रेणी में जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी उच्च वर्गीय प्राणी हैं, उच्च वर्गीय प्राणी जिसका सारा तंत्र, जो शारीरिक तंत्र है वो विकसित हो चुका है अच्छे से, उसे उच्च वर्गीय प्राणी कहते हैं। उन सब उच्च वर्गीय प्राणियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन ही होता है। जैसे सरीसृप जो रेप्टाइल्स होता है, रेंगने वाला जंतु, पक्षी यानी बर्ड्स, स्तनधारी मैमल्स, इन सबों में होता है, और भी बहुत जीव हैं, सब में होता है। पादपों में जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, इन सबों में होता है आवृत बीजी। अब अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स तथा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स में आंतरिक निषेचन ही होता है। ये पादप की अपनी एक समूह है। पादप विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उसको 5 समूहों में बांटा गया है, जो मैं अभी बताई। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी और एक थैलोफाइटा होता है जिसमें कि आंतरिक निषेचन नहीं होता। बाकी इन सबों में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी में आंतरिक निषेचन होता है, वो चीज़ें होती है। तो ये तो निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आगे आता है निषेचन की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो फिर निषेचन के बाद क्या होता है, उसे कहते हैं निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पश्चात घटनाएं देखिए, निषेचन के पश्चात क्या होगा। आपको मैं बताई हूँ कि नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो एक आकृति का निर्माण होता है, उस आकृति को कहते हैं युग्मनज, जायगोट। जब अगुणित नर और अगुणित मादा युग्मक का निषेचन होता है तब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह युग्मनज का निर्माण होता है, फिर युग्मनज विकसित करता है और वो विकसित होकर एक भ्रूण का निर्माण करता है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आप देखिए यहाँ पे।
निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को निषेचन पश्चात घटनाएं कहा जाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। यह युग्मनज या जाइगोट विकसित होकर भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो पहले युग्मनज बनता है। थोड़ा बहुत युग्मनज के बारे में आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको भ्रूण के बारे में बताऊंगी। युग्मनज जाइगोट सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट द्विगुणित युग्मनज बनता है। जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है उनमें जाइगोट बाह्य माध्यम यानी अर्थात ये जल में बनता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर शरीर से बाहर निषेचन हुआ है, जल के माध्यम में हुआ है, तो वहाँ युग्मनज जल में ही बनकर तैयार होगा। परंतु जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है यानी मादा शरीर के अंदर होता है, वह युग्मक जो युग्मनज है जाइगोट, वो मादा जनन अंग में बनते हैं। ठीक है, जाइगोट का विकास जीव के जीवन चक्र पर आधारित होता है। बिल्कुल, जिस भी जीव का जीवन चक्र जितना हो, किसी का 80 वर्ष, किसी का 70 वर्ष, किसी का 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, इन तरीके से होता है, तो वो उस अवधि के दौरान ही उसे प्रजनन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो युग्मनज का विकास उसके जीवन चक्र पर निर्भर करता है। ये सब में अलग अलग होता है। निम्न वर्गीय जीवों जैसे शैवाल तथा कवक में जाइगोट यानी युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है। वाकई जो बाह्य निषेचन हुआ है या फिर जिसमें कि युग्मनज का निर्माण बाहर हो रहा है, या कोई भी कवक है जो बाहर की तरफ उसका निर्माण हो रहा है, तो इस वातावरण के बदलते प्रभाव से उसे बचाने के लिए उसके ऊपर एक मोटी सी भित्ति बन जाती है। वो उसे इस प्रभाव से बचाता है। तो उन सबों में एक उसके ऊपर मोटी भित्ति बन जाती है। यह भित्ति जाइगोट को शुष्कन, जाइगोट यानी युग्मनज को शुष्कन, डिसाइकेशन तथा क्षति से बचाती है, यानी उसके टूटने से, उसके खराब होने से उसे वह कवच उसे बचाती है। इस प्रकार के जाइगोट, इस प्रकार के युग्मनज अंकुरण से पूर्व विश्रांति काल रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं, यानी जब तक वो अंकुरित ना हो जाए, जब तक वो फटकर उसमें से संतति का निर्माण ना हो जाए, तब तक वो बिल्कुल रेस्टिंग पीरियड में रहता है, वो विश्राम में रहता है। उच्च वर्गीय जीवों यानी जैसे पादप या फिर उच्च वर्गीय जंतु हैं, उनमें जो युग्मनज बनता है, वो युग्मनज बनने के बाद या तो तुरंत, युग्मनज बनने के बाद या तो तुरंत ही वह विश्राम में चला जाता है और वो शरीर के अंदर विकसित होता और वो शरीर के अंदर विकसित होता है। तो वो विश्रांति में रहने के बाद उसमें विभाजन शुरू हो जाता है और विभाजन शुरू होने के पश्चात फिर अगली प्रक्रिया होती है, जब वह युग्मनज जो बनकर तैयार था, जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, वो फिर उसमें विभाजन होना शुरू होता है। युग्मनज विभाजित होकर फिर एक भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनज में विभाजन होता है और विभाजन के पश्चात फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। कहने का अर्थ है कि युग्मनज में कोशिका विभाजन के पश्चात भ्रूण का जो निर्माण होता है, ये पूरी प्रक्रिया युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहा जाता है। जाइगोट यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया से युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण, जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो कोशिका विभेदीकरण होता है। सेल डिफरेंशिएशन यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है जो अलग अलग कार्य फिर करती है और फिर उस कोशिकाओं के मेल से फिर अंग, विभिन्न प्रकार के अंग का निर्माण होता है, तो उसे कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। कोशिका भिन्न प्रकार की बनती है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदीकरण में कोशिकाओं का एक समूह
कुछ रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों का निर्माण करता है। वो एक कोशिकाओं मिल करके ऊतक बनाती है, फिर वो खास प्रकार का कार्य करती है और फिर वो ऊतक मिलकर अंगक का निर्माण करती है। ये ऊतक अंगों की रचना करती है। इस प्रकार जीवों में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। जंतुओं में भ्रूणोद्भव, यानी कि जो जंतु हैं उनमें भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। प्राणियों में भ्रूणोद्भव बाह्य होता है या आंतरिक। इस आधार पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक। अगर किसी भी जीव में बाह्य निषेचन हो रहा है या अंतःनिषेचन हो रहा है तो उस आधार पे उसका जो निर्माण होगा, भ्रूणोद्भव होगा, वो भ्रूण का निर्माण जो होगा वो बाहर होगा या अंदर होगा। तो कुछ जीव जो होते हैं वो अंडे का निर्माण करता है। वो भ्रूणोद्भव जब भ्रूण बनकर तैयार होता है वो भ्रूण शरीर के बाहर होगा या अंदर होगा, तो उसी के हिसाब से ये ओविपारस और विविपारस अंडप्रजक एवं सजीव प्रजक कहलाता है। तो देखिए अंडप्रजक क्या है। अंडप्रजक इस प्रकार के जीवों द्वारा निषेचित अंडे किसी सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं, जैसे पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के जीव। सरीसृप जैसे मगरमच्छ, सांप आदि अपने अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं। इन अंडों के चारों ओर कठोर कैल्शियम युक्त कवच, जिसे कैलकेरियस शेल, SHCE नहीं SH होगा, यहाँ पे SHELL शेल होता है, जो उन्हें सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। एक निश्चित निषेचन अवधि के पश्चात स्फुटित होता है। वो स्फुटन द्वारा नए शिशुओं को जन्म देता है। वह शरीर के बाहर भ्रूणोद्भव होता है ओविपारस में, यानी अंडप्रजक में। वो निषेचन आंतरिक हो सकता है, निषेचन आंतरिक हो सकता है, यानी युग्मनज का निर्माण मादा शरीर के भीतर हो सकता है, लेकिन जब भ्रूणोद्भव होगा, जब संतति का निर्माण होगा तो वो मादा शरीर के बाहर होगा। जब वो अंडे दे देती है पक्षी, तब उसमें भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया होती है और बाहर वातावरण में वह विकसित होता है। तो उसके ऊपर जो अंड के ऊपर कवच होती है, वो कवच कठोर कवच होती है जो बदलते वातावरण से उसे बचाती है, उसे नष्ट होने से बचाती है। फिर जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो फिर वो स्फुटित होकर उसमें से संतति बाहर आ जाता है। सजीव प्रजक क्या है। सजीव प्रजक इस प्रकार के जीवों में मादा के शरीर के अंदर ही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का विकास करता है। इस प्रकार का भ्रूणोद्भव बीजी पौधों तथा स्तनधारी जीवों में होता है। भ्रूण मादा शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। सजीव प्रजक में क्या होता है कि जो भी जीव है उसमें संतति, पूर्ण रूप से संतति का विकास मादा शरीर के अंदर ही हो जाता है और वो पूर्ण विकसित संतति प्रसव के माध्यम से वो वातावरण में आता है। तो ये हो गए सजीव प्रजक। इनमें अब पुष्पी पादपों में भ्रूणोद्भव कैसे होता है, थोड़ा आप उसे भी देखिए। पुष्पी पादपों में भ्रूणोद्भव, ये तो खैर आपका पूरा एक चैप्टर ही है अगला, लेकिन इसको थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए। पुष्पी पौधों में, यानी कि वैसे पौधे जिसमें पुष्प आते हों, उसी में ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और उससे युग्मनज बनता है और फिर युग्मनज से भ्रूणोद्भव होता है। तो पुष्पी पौधों में जाइगोट यानी युग्मनज अंडाशय के अंदर बनता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पुष्प की आकृति होती है, पुष्प की पंखुड़ियां होती है, उसके नीचे छोटे छोटे हरे रंग की पत्तियां होती है,
तो उन सबको अलग अलग नाम दिया गया है। तो वो जब मैं पुष्प की आकृति आपको समझाऊंगी अगले चैप्टर में, तो ये सारा चीज़ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुष्प के जो बाह्य दल हैं, जिसे कैलिक्स कहते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है वो मुरझाकर गिर जाती है। हालांकि कुछ पौधों जैसे रसभरी, यानी रसभरी एक फिसलिस नाम है, आप यूट्यूब पर और गूगल पे जाकर नाम लिखोगे तो आपको उसके पिक्चर्स आ जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा ये क्या होता है। फिसलिस रसभरी में बाह्य दल फल को पूरी तरह ढके रहता है। ज़्यादातर तो पुष्पी पौधों में भ्रूणोद्भव जो होता है अंडाशय के भीतर होता है, तो बाह्य दल और पंखुड़ियाँ मुरझाकर गिर जाती हैं ज़्यादातर पौधों में, ज़्यादातर पुष्प में। लेकिन कुछ खास प्रकार के पुष्प होते हैं जिसमें वो पूरा का पूरा वो ढका हुआ ही रहता है, जैसे उसमें से एक रसभरी है। टमाटर, बैंगन में भी बाह्य दल फल में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि बैंगन के ऊपर ऐसे हरे रंग की पत्ती जैसे बैंगन को पकड़ कर रखती है, जिसमें हल्का काटा-काटा जैसा होता है, वो बाह्य दल है। तो बैंगन में भी रह जाता है और बाकी टमाटर में भी थोड़ा बहुत रह जाता है। बाकी लगभग सारे में झड़ ही जाता है। अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। अंडाशय आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करता है। जो अंडाशय है वो फल बनता है और अंडाशय का जो बाहरी परत होता है वो फल भित्ति बन जाता है। फल का यानी छिलका का निर्माण करता है। फल भित्ति फल तथा बीजों को सुरक्षा प्रदान करती है। अंडप यानी उसके अंदर जो ओव्यूल था, अंडाशय के अंदर जो अंड भाग था, वो विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। भ्रूण बीज के अंदर होता है। बस ये चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें, ताकि आपके जैसे बच्चों को फ़ायदा हो। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।